गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। जनरल नॉलेज साइंस जीके या साइंस फैक्ट की बृहद श्रृंखला में आपका स्वागत है। आपके स्क्रीन पे दिखाई जा रहा है वॉल्यूम नंबर 14 और 200वां फैक्ट जो है आपको बताया जा रहा है। और इस वीडियो का पहला फैक्ट लिए चलते हैं आपको पहले फैक्ट की ओर। क्या कह रहा है? गामा किरणों की खोज किसने की बच्चों? बैकुरल। गामा किरणों की खोज किसने की? बैकुरल। एक्स किरणों की खोज रांजन या रोंटेजन। ठीक है बच्चों, रांजन या रोंटेजन इसको कहते हैं बच्चों। ये हिंदी का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो एक्स किरणों की खोज किसने की? रांजन। पराबैंगनी किरणों की खोज करने वाले हैं रिटर। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की बच्चों? रिटर। और दृश्य विकिरण की खोज किसने की? न्यूटन ने। ठीक है। अवरक्त विकिरण की खोज करने वाले क्या है? हर्शेल। क्या है बच्चों? हर्शेल। तो बच्चों ये आपको एक मार्क्स में जो कंपटीशन होता है बच्चों आपको उसमें पूछा जाएगा। आपको मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं बच्चों। तो जो अगला फैक्ट मैं आपके लिए ला रहा हूं बच्चों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपने छोटी कक्षाओं में इसको पढ़ा होगा बच्चों। जो श्रव्य तरंगें होती हैं उनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, जिसको हम सुनते हैं बच्चों। श्रव्य तरंगों को ही हम सुनते हैं। उसका परास होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अब उसके बाद आती है अवश्रव्य तरंगें। ठीक है, अवश्रव्य तरंगें ये इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। 20 हर्ट्ज से नीचे होती है बच्चों। तो इन तरंगों को भी हम सुन नहीं सकते हैं। इनका आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है। अगला है बच्चों प्राश्रव्य तरंगें। इनकी आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है बच्चों। तो 3 प्रकार की तरंगें बताई है मैंने आपको। श्रव्य तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। अवश्रव्य तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। प्राश्रव्य तरंगें जिनकी आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और ये मैंने आपको जो है यहाँ पर थोड़ा सा ब्रैकेट में लिखा है, मनुष्य के कान अवश्रव्य तथा प्राश्रव्य तरंगों को नहीं सुन सकता। जो मनुष्य के कान हैं वो अवश्रव्य तरंग और प्राश्रव्य तरंगों को नहीं सुन सकते हैं, लेकिन प्राश्रव्य तरंगों को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ सुन सकते हैं। देखिए बच्चों, हम तो नहीं सुन सकते हैं, लेकिन प्राश्रव्य तरंगों को जो कुत्ता है, बिल्ली है या चमगादड़ है वो सुन सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अगला फैक्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है और आप इसको जरूर ध्यान देंगे। 206 वहां फैक्ट है और इस वीडियो का जो है 8वां फैक्ट है। क्या कह रहे हैं बच्चों? ध्वनि की वाय में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि की चाल वाय में 332 मीटर पर सेकंड होती है। जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकंड होती, 1483 मीटर पर सेकंड होती है। लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो प्यारे बच्चों आप ही बताओ, अब आपको यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होगी? ठोस, द्रव और गैस। तो किस में होगी बच्चों? सबसे ज्यादा चाल होगी ठोस में, तब होगी द्रव में और सबसे कम चाल होगी गैस या वायु में। ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी ठोस में, उसके बाद जल में या द्रव में और उसके बाद वायु या गैस में। ठीक है बच्चों, लिए चलते हैं आपको 207वें फैक्ट की ओर। क्या कह रहा है? किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल 2 चीजों पर निर्भर करती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रत्यास्थता, माध्यम की प्रत्यास्थता, और दूसरा माध्यम का घनत्व क्या है, उस पर ध्वनि की चाल निर्भर करेगी। ठीक है बच्चों, लिए चलते हैं आपको 108वें फैक्ट की ओर। आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्या कह रहा है बच्चों? जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाते हैं।
जबकि आवृत्ति नहीं बदलती। ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो ध्वनि की चाल भी बदल जाएगी, तरंग दैर्घ्य भी बदल जाएगा, लेकिन ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलेगी। ठीक है बच्चों, ये तरंगों के केस में होता है बच्चों कि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो चाल और तरंग दैर्घ्य तो बदल जाता है बच्चों, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है बच्चों। अगला फैक्ट है 209वां फैक्ट है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। किसी माध्यम में ध्वनि की जो चाल है वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ये अगला फैक्ट ये बता दिया मैंने। अगला फैक्ट है, दाब परिवर्तन का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर दाब में परिवर्तन हो रहा है तो ध्वनि की चाल पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बच्चों। लेकिन ध्वनि का, अब देखो ध्वनि की चाल पर किसका प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, माध्यम का ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, माध्यम का अगर ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। तो गर्मियों में जो है आवाज क्या होती है बच्चों, ज्यादा दूर तक सुनाई देती है बच्चों, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, ताप बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, और माध्यम का ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। अगर माध्यम का ताप बढ़ रहा है तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और कितनी बढ़ेगी, ये अगला फैक्ट आपको कह रहा है। वायु में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। ये देखो बच्चों, अब बच्चों मान लीजिए वायु में 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये देखो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ गया है। माध्यम का ताप कितना बढ़ गया है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। तो ध्वनि की चाल कितनी बढ़ेगी बच्चों बताओ। V बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से तो 0.61 बढ़ रही है, तो 10 डिग्री बढ़ने से कितना हो जाएगा बच्चों, 6.1 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगी। अब तो आ गया बच्चों, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। अगर 10 डिग्री बढ़ गया ताप का भी तो क्या हो जाएगा, ध्वनि की चाल 6.1 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगी। अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे है बच्चों, क्या कह रहा है, ध्वनि की प्रबलता का अर्थ ध्वनि का तेज या मंद सुनाई देना है। ध्वनि की जो प्रबलता है उसका अर्थ है कि प्रबलता बढ़ रही है तो ध्वनि तेज हो जाएगी, और प्रबलता अगर घट रही है तो मंद हो जाएगी। तो इसका मतलब ध्वनि का तेज सुनाई देना और ध्वनि का मंद सुनाई देना, ये ध्वनि की प्रबलता है बच्चों। ध्वनि की क्या है, प्रबलता है। अगला फैक्ट है, बेल बेल ध्वनि की तीव्रता का बड़ा मात्रक है। बेल किसका मात्रक है, ध्वनि की तीव्रता का बड़ा मात्रक है, जबकि डेसिबल इसका छोटा मात्रक होता है। तो 2 मात्रक हो गए बच्चों ध्वनि की तीव्रता के, एक तो बेल हो गया, बड़ा मात्रक है, और दूसरा हो गया डेसिबल। तो ध्वनि की तीव्रता के मात्रक क्या हो गए, बेल और डेसिबल, ये ध्वनि की तीव्रता के मात्रक है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। अगला फैक्ट है आपकी स्क्रीन पे है, तारत्व जिसको पिच कहते हैं। तारत्व पिच ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि मोटी ग्रेवी और पतली श्रिल सुनाई देती है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करती है बच्चों। अब बच्चों जो है पिच क्या हुआ, जो ध्वनि का पिच है, जो साउंड का पिच है, उसका मतलब है ध्वनि का मोटा सुनाई देना और पतला सुनाई देना। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, मोटी और पतली। अगर उसका पिच अधिक है या पिच उसका कम है तो ध्वनि या तो मोटी सुनाई देगी और या तो क्या सुनाई देगी बच्चों, पतली सुनाई देगी। तो ध्वनि की जो मोटापन है, अर्थात ध्वनि का मोटा सुनाई देना और पतला सुनाई देना, ये ध्वनि का क्या है बच्चों, पिच कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, पिच कहेंगे। और ये किस पे निर्भर करेगा बच्चों, आवृत्ति पर निर्भर करता है। जो तारत्व है, पिच है, जो ध्वनि का पिच है, साउंड का जो पिच है, वो किस पे निर्भर करेगा, आवृत्ति पर निर्भर करेगा। ठीक है बच्चों, तो लिए चलते हैं आपको इसके अगले फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट क्या कह रहा है बच्चों,
ध्वनि की आवृत्ति बढ़ने पर तारत्व अधिक, पहले ही बता दिया है, एवं ध्वनि पतली होती है। यदि जो है आवृत्ति बढ़ेगी तो तारत्व अधिक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पिच, इसका मतलब जो है अगर कोई साउंड पतली है तो इसका मतलब उसका पिच क्या है, अधिक है, उसका तारत्व अधिक है और उसकी आवृत्ति क्या है, अधिक है। वहीं आवृत्ति कम होने पर तारत्व कम हो जाएगा और ध्वनि मोटी हो जाएगी। तो जो मोटी ध्वनि है उसका तारत्व, उसका पिच कम है और उसकी आवृत्ति भी कम है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि समय समय पर जो है आपको उपयोगी वीडियो मिल सके। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।